होम साइंस टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर आपको गृह विज्ञान विषय से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी कंटेंट मिल जाता है, वीडियोस मिल जाती हैं और समय समय पर जो जानकारी आती रहती है वो भी आपको मिल जाती हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। हम यहाँ पर होम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं जिसका लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने गृह विज्ञान विषय के अर्थ को, परिभाषाओं को और उसके प्रकृति को जाना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा। आज हम लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे गृह विज्ञान के तत्व, क्षेत्र, उद्देश्य, महत्व और रोजगार के क्षेत्र के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गृह विज्ञान के तत्वों को जब हम देखते हैं तो गृह विज्ञान के तत्व 3 होते हैं: नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। नियोजन अर्थात जब किसी कार्य को हम करने जा रहे होते हैं तो उससे पहले की जो पूर्व योजना बनाते हैं, जो पूर्व तैयारी करते हैं या प्लानिंग करते हैं, उसको हम नियोजन कहते हैं। क्योंकि किसी भी कार्य की सफलता के लिए उसकी योजना बनाना या नियोजन करना बहुत आवश्यक है। नियोजन का अर्थ हमारा होता है कार्य करने के पूर्व की तैयारी, अर्थात पूर्व प्लानिंग जो करते हैं, पूर्व योजना बनाते हैं, प्री प्लानिंग करते हैं, उसको नियोजन कहते हैं। जैसे कि हम किसी भी कार्य को करने जा रहे हैं, अपने घर में कोई पार्टी ऑर्गेनाइज़ करने जा रहे हैं तो उसमें हमें कितने लोग को बुलाना है, कि किस समय बुलाना है, किस स्थान पर बुलाना है, उसमें क्या क्या डिशेज़ होनी चाहिए। अगर बच्चों की पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, बर्थडे पार्टी है, तो उसमें बच्चों के लिए कुछ गेम्स होने चाहिए। तो ये सारे प्लानिंग्स हम पहले से ही करते हैं, इसी को हम नियोजन कहते हैं या प्लानिंग कहते हैं। दूसरा है तत्व नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग। नियंत्रण के अंतर्गत घर परिवार से संबंधित कार्यों को करते समय कार्य के प्रबंधन के साथ साथ कार्य को परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित करना एवं बदलाव आदि को लागू करना ही नियंत्रण कहलाता है। मतलब जब हमने प्लानिंग कर ली है, अब हम उस कार्य को जब हम करने जाएंगे तो उस समय जो कुछ अलग परिस्थितियाँ हो सकती हैं, तो उन परिस्थितियों के अनुसार हमारी जो पहले की प्लानिंग है उसमें कुछ बदलाव करते हैं। तुरंत हम जो बदलाव करते हैं, तुरंत हम जो परिवर्तन लाते हैं, उसको ही नियंत्रण कहते हैं। तो नियंत्रण के अंतर्गत हम परिस्थिति के अनुसार अपनी प्लानिंग में, अपने नियोजन में परिवर्तन करते हैं और उसको लागू करते हैं, उस कार्य को उसके अनुसार करते हैं। तो इसी को हम नियंत्रण कहते हैं। तीसरा तत्व है मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के बाद उसका फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी होता है, उसकी समीक्षा करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए मूल्यांकन के अंतर्गत हम जो कार्य किया है उसकी समीक्षा करते हैं, उसकी सफलता और असफलता के बारे में समीक्षा करते हैं कि वह कार्य कहाँ तक सफल रहा, कहाँ तक उसमें असफलता रही, अगर असफलता रही तो उसमें क्या कमी रही, किस कारण असफल रहा, तो उन कमियों को हम आगे से दूर कर लेंगे। और अगर सफल रहा है तो उस क्वालिटी को, उस प्लानिंग को हम आगे भी फॉलो करेंगे। यहाँ पर ग्रासर और कैंडल ने एक परिभाषा दी है। उनके अनुसार मूल्यांकन वह तकनीक है जो किसी व्यक्ति को अपने पास उपलब्ध साधनों के परिणाम से अधिकतम संतोष प्राप्त करने में सहायक होती है। क्योंकि मूल्यांकन से ही हमें फीडबैक मिलता है, हम जो कार्य कर चुके हैं वह कार्य हमारे पास जो साधन थे उसमें हमने उसको इस तरीके से कार्य किया तो कैसा सफल रहा। अब हम आगे उन्हीं संसाधनों को और अच्छा उपयोग करके हम और अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। ये ज्ञान आपको इससे प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी कार्य की सफलता और असफलता से संबंधित समीक्षा करना बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। तो इसलिए हमारे होम साइंस के 3 तत्व हैं: नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। अब हम देखते हैं गृह विज्ञान के क्षेत्रों को। तो गृह विज्ञान क्योंकि एक व्यापक विषय है, इसके क्षेत्र अनेकों हैं। इसमें आपके जो है एक विस्तृत विषय है, इसके अंदर विस्तृत अध्ययन कराया जाता है। इसके अंतर्गत जो पहला क्षेत्र है गृह प्रबंधन एवं गृह कला। गृह प्रबंधन और गृह कला के अंतर्गत जो है बालिकाओं को सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ज्ञान कराए जाते हैं। सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत उनको जो गृह विज्ञान के जो उद्देश्य हैं उसके बारे में, निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में, व्यवस्था करने के बारे में, आय व्यय और बचत का अध्ययन, आवश्यकताओं का अध्ययन, उनका नियोजन, उनकी प्लानिंग करना, ये सभी इसके अंतर्गत कराया जाता है। वहीं पर जो व्यवहारिक ज्ञान है उसके अंतर्गत डिज़ाइन बनाना, रंगों का तालमेल करना, गृह सज्जा करना, फर्नीचर करना, साफ़ सफाई करना, फर्नीचर की व्यवस्था करना, सजावट करना, ये सभी कार्य इसके व्यवहारिक पक्ष के अंतर्गत सिखाए जाते हैं। दूसरा है आहार एवं पोषण विज्ञान। आहार एवं पोषण विज्ञान के अंतर्गत जो है बालिकाओं को
आहार के बारे में जानकारी दी जाती है, आहार आयोजन करना, पाक कला के बारे में जानकारी दी जाती है, भोजन परोसने की विधियों के बारे में जानकारी दी जाती है। रोगी व्यक्ति है तो उसको कैसा भोजन चाहिए, उसके कैसी शारीरिक आवश्यकता है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। इस तरीके से आहार एवं पोषण विज्ञान के अंतर्गत ये सारी जानकारी दी जाती है। तीसरा है वस्त्र विज्ञान एवं परिधान। वस्त्र विज्ञान और परिधान के अंतर्गत जो है गृह विज्ञान की जो छात्राएं होती हैं उनको वस्त्र निर्माण की विधियों का ज्ञान कराया जाता है। वस्त्र की कैसे परिचर्या करनी है, उसकी परिष्कृति करनी है, उसकी साफ़ सफाई कैसे करनी है, उसकी रख रखाव के बारे में जानकारी दी जाती है। जैसे सूती वस्त्रों को कैसे धुलना है, नील कैसे लगानी है, उसमें कलफ कैसे लगाना है, रेशमी वस्त्रों को कैसे धुलाई करनी है, वस्त्रों का चुनाव कैसे करना है, किसी विशेष अवसर के लिए, किस अवसर के लिए कैसे रंग के वस्त्रों को चुनाव करना चाहिए, किफ़ायती कैसे ख़रीदारी करनी है, और सिलाई कढ़ाई के बारे में, और कपड़ों को सिलना कैसे है और उसकी सजावट कैसे करना है, इन सभी पक्षों के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। तो तीसरा है वस्त्र विज्ञान और परिधान। और नंबर 4 है शरीर विज्ञान एवं स्वास्थ्य रक्षा। शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य रक्षा के अंतर्गत अंगों की बनावट के बारे में, शरीर की रचना के बारे में, शरीर के विभिन्न जो है विकास होते हैं उसके बारे में, विभिन्न तंत्र होते हैं जैसे श्वसन प्रणाली, आपकी रक्त परिसंचरण तंत्र, इस कंकाल तंत्र, इन सभी तंत्रों के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। विभिन्न रोगों से बचाव के बारे में जानकारी दी जाती है कि विभिन्न रोगों से कैसे बचाव रखें, कैसे सुरक्षा रखें, और उन रोगों में हमें क्या कारण है, ये पूरी जानकारी इसके अंतर्गत दी जाती है, पूरा अध्ययन कराया जाता है। नंबर 5 है जीवाणु विज्ञान। जीवाणु विज्ञान के अंतर्गत बैक्टीरिया के बारे में, संक्रामक रोग के बारे में जानकारी दी जाती है। कौन से बैक्टीरिया हमारे लिए शरीर के लाभदायक हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं, आहार के लिए लाभदायक हैं, और कौन से बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हैं, बहुत ही हानिकारक हैं, इसकी जानकारी जीवाणु विज्ञान के अंतर्गत दी जाती है। नंबर 6 है प्राथमिक चिकित्सा तथा गृह परिचर्या। प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या के अंतर्गत भी जो है गृहिणियों को, महिलाओं को प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जानकारी दी जाती है कि डॉक्टर के आने से पहले उनको कोई अगर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है उसकी कैसे उपचार करना है, तो उसके बारे में जानकारी दी जाती है। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में क्या क्या सामग्री होती है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। और गृह परिचर्या के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है कि घर में अगर रोगी व्यक्ति है या वो रोगी व्यक्ति कैसे देखभाल करनी है, कैसे उसकी परिचर्या करनी है, उसकी पूरी जानकारी दी जाती है। नंबर 7 है मातृ कला एवं शिशु कल्याण। इसके अंतर्गत मातृ कला के बारे में जो है गर्भावस्था के लक्षण क्या हैं, गर्भवती स्त्री के स्वास्थ्य की कैसे देखभाल करनी है, उसके क्या क्या क्रियाकलाप होते हैं, आहार क्या रखना है, उसकी आवश्यक देखभाल कैसे करनी है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। उसके बाद शिशु रक्षा के बारे में भी जानकारी दी जाती है। बच्चों को कैसे फीडिंग करानी है, उसको क्या क्या देखभाल करनी है, उसकी कैसे रख रखाव करना है, उसके स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखना है, उसके खान पान का क्या ध्यान रखना है, इस सब की जानकारी जो है गृह विज्ञान के अंतर्गत, ये मातृ कला एवं शिशु कल्याण के अंतर्गत दी जाती है। नंबर 8 है गृह गणित। गृह गणित के अंतर्गत जो है बालिकाओं को गणित के बारे में, जो गणित का जो व्यवहारिक पक्ष है, वो व्यवहारिक ज्ञान है, उसका ज्ञान कराया जाता है, क्योंकि गृहिणी को अपने आय व्यय का लेखा जोखा रखना पड़ता है, अपने घर का बजट बनाना पड़ता है, जो है बचत को कहाँ कहाँ हमें मैनेज करना है, किन किन क्षेत्रों में लगाना है, बचत को कैसे बनाए रखना है, सुरक्षित रखना है, इसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है। जोड़ घटाना, दूध वाले का हिसाब, अखबार वाले का हिसाब, ये सब का हिसाब करने के लिए उसे गणित का ज्ञान बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए गृह गणित के अंतर्गत जोड़ घटाना, लाभ हानि आदि का ज्ञान कराया जाता है। नंबर 9 है बाल विकास एवं पारिवारिक संबंध। बाल विकास एवं पारिवारिक संबंध के अंतर्गत बच्चों की जो उचित देखरेख कैसे करनी है, उसमें किन किन आदतों का विकास करना है, उनका शारीरिक विकास, भावात्मक विकास, भाषागत विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, इन सभी की जानकारी करवाई जाती है, इन सभी का अध्ययन कराया जाता है। इसके सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों का अध्ययन कराया जाता है, जिससे कि एक मानव का समुचित विकास हो सके और सुखमय पारिवारिक जीवन जो है बिता सकें। इस तरीके से ये गृह विज्ञान इन विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान प्रदान करता है। इसके क्षेत्र हम एक बार फिर से देख लेते हैं। नंबर 1 है गृह प्रबंधन एवं गृह कला। नंबर 2 है आहार एवं पोषण विज्ञान। नंबर 3 है वस्त्र विज्ञान एवं परिधान।
नंबर 4 है शरीर विज्ञान एवं स्वास्थ्य रक्षा। नंबर 5 जीवाणु विज्ञान। नंबर 6 प्राथमिक चिकित्सा तथा गृह परिचर्या। नंबर 7 है मातृ कला तथा शिशु कल्याण। नंबर 8 है गृह गणित। नंबर 9 है बाल विकास एवं पारिवारिक संबंध। तो इस प्रकार हमने क्षेत्रों को देखा। अब हम ज्ञान के विभिन्न उद्देश्यों को देख लेते हैं। नंबर 1 है पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाना। गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाना होता है, इसीलिए गृहिणियों को, बालिकाओं को गृह से संबंधित सभी समस्त जानकारी दी जाती है। नंबर 2 है छात्राओं को गृह प्रबंध से संबंधित सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। नंबर 3 है गृहस्थ जीवन की दैनिक समस्याओं के समाधान में सहायक जानकारी प्राप्त करना। जो गृहस्थ जीवन में जो समय समय पर दैनिक समस्याएं आती हैं उनका कैसे समाधान करना है, या कोई घर में आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है, या फिर घर में जो है बहुत सी सामग्रियाँ नहीं हैं तो उसमें कैसे अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो उसको कैसे हम ट्रीट करेंगे, कैसे जो घर में आवश्यक संसाधन है उन्हीं का उपयोग करके हम अच्छे से आतिथ्य सत्कार कर सकते हैं या कार्य को अपने सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको गृह विज्ञान देता है, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। नंबर 4 है शारीरिक श्रम एवं सामाजिक कार्यों के प्रति रुचि जागृत कराकर पूरे समाज को लाभान्वित करना। तो गृह विज्ञान का एक उद्देश्य ये भी है कि बालिकाओं के अंतर्गत सामाजिक कार्यों के प्रति रुचि जागृत करके उन्हें समाज के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करने का कार्य भी का उद्देश्य भी है इसका, कि महिलाएं या बालिकाएं गृह विज्ञान की जो छात्राएं हैं उनके अंदर जो है सामाजिक कार्यों के प्रति रुचि जागृत हो और वो समाज कल्याण के लिए कुछ कार्य करें। नंबर 5 है शिशुओं तथा बालक बालिकाओं की देखरेख, पालन पोषण तथा उनके समुचित संवेगात्मक विकास आदि का ज्ञान कराना। तो इसके अंतर्गत शिशुओं का ज्ञान कराना, बालक बालिकाओं की देखरेख का ज्ञान कराना, पालन पोषण कैसे करना है, उसका संवेगात्मक विकास कैसे करना है, इसका ज्ञान कराना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। नंबर 6 है बालिकाओं को मातृ कला एवं शिशु कल्याण का समुचित ज्ञान कराना, जिससे उनका भावी जीवन सुखमय बन सके। क्योंकि आज की बालिकाएं ही कल की भावी माताएं होती हैं, इसलिए उन बालिकाओं को मातृ कला का ज्ञान कराना और शिशु कल्याण की जो समुचित ज्ञान होना है, उसकी देखभाल करना है, शिशुओं की खान पान आदि का ध्यान रखना है, तो इस सब की जानकारी उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसकी जानकारी कराना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। नंबर 7 है दैनिक जीवन में समय व श्रम बचाने वाले उपकरणों जैसे गैस, हीटर, कपड़े धोने की मशीन, फ्रिज, सिलाई मशीन, मिक्सी आदि का उपयोग करना। तो इन सभी उपकरणों के बारे में कैसे देखभाल करनी है, कैसे इनका यूज़ करना है, कैसे इसका चलाना है, संचालित करना है, इससे कैसे कार्य लेना है, कम समय में हम अच्छा कार्य कर सकें, तो इन सभी उपकरणों का हम कैसे दैनिक जीवन में उपयोग करना है, तो इन सभी उपकरणों की जानकारी प्रदान की जाती है। ये उद्देश्य भी गृह विज्ञान का एक निहित है। नंबर 8 है पारिवारिक आय की सीमा में बजट बनाना तथा बचत के तरीकों का ज्ञान कराना। तो इसके अंतर्गत बजट बनाने का ज्ञान कराना भी जो है इसका प्रमुख उद्देश्य है, क्योंकि बजट हर कोई इसके नहीं बना पाता है, इसके लिए थोड़ा सा ज्ञान की भी आवश्यकता होती है, और बचत के क्या क्या तरीके हैं उसका ज्ञान कराना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। नंबर 9 है गर्भवती तथा प्रसूता की देखरेख व पोषण आदि की व्यवस्था का ज्ञान कराना। तो गर्भवती और प्रसूता की देखरेख, जो गर्भवती महिला है उसकी देखरेख की जानकारी और पोषण आदि की जानकारी देना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। नंबर 10 है सुव्यवस्थित एवं स्वस्थ जीवन के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तो इसके अंतर्गत सुव्यवस्थित और स्वस्थ जीवन के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया जाता है, उसके बारे में जानकारी दी जाती है, उसके लिए प्रेरित किया जाता है। नंबर 11 है सामान्य रोगों की जानकारी तथा घरेलू औषधियों का ज्ञान भी गृह विज्ञान के अध्ययन के लिए आवश्यक है, क्योंकि बालिकाओं को जो गृहिणियाँ हैं उनको जो घर में सामान्य रोग होते हैं उनमें जो है प्राथमिक चिकित्सा करना, उनमें जो है गृह परिचर्या करना, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। घर में जो हमारे इंग्रेडिएंट्स किचन में होते हैं उनसे कौन कौन सी घरेलू औषधियों के अंतर्गत काम आते हैं, वो सारी जानकारी इसके अंतर्गत दी जाती है। ये जानकारी देना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। नंबर 12 है बालिकाओं को घर में ही सिलाई, बुनाई, कढ़ाई का ज्ञान कराकर आकर्षक डिजाइन के वस्त्र तैयार कराना, जिससे उनका बौद्धिक विकास भी हो और समय का सदुपयोग भी हो। तो इसके अंतर्गत गृह विज्ञान की बालिकाओं को जो है सिलाई, बुनाई और कढ़ाई का ज्ञान कराना और अभ्यास कराना, जिससे कि वो अपना समय का सदुपयोग भी कर सकें और स्वयं सिलाई, कढ़ाई आदि करके अपना धन भी बचा सकें, अपना एक रोजगार भी प्राप्त कर सकें। इसलिए भी गृह विज्ञान
बहुत आवश्यक है। ये इसके प्रमुख उद्देश्य होते हैं कि बालिकाओं को इन सब की जानकारी होनी चाहिए। अब हम गृह विज्ञान के महत्व को देखते हैं। गृह विज्ञान के क्योंकि गृह विज्ञान एक विस्तृत विज्ञान है और इसके अंतर्गत लगभग समस्त क्षेत्रों का ज्ञान प्रदान किया जाता है, इसलिए गृह विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम इसके महत्व को देखते हैं। गृह विज्ञान जो है, इसके अंतर्गत पहला महत्व है समय, और यहाँ पर श्रम होना चाहिए। समय श्रम की बचत में महत्वपूर्ण। समय और श्रम की बचत में महत्वपूर्ण। गृह विज्ञान जो है, इसके अंतर्गत वैज्ञानिक उपकरण होते हैं जो समय और श्रम की बचत करने वाले उपकरण होते हैं, जैसे कि आपकी वॉशिंग मशीन है, आपका वैक्यूम क्लीनर है। इन सब की जानकारी भी इसके अंतर्गत दी जाती है, इसलिए इसका जानकारी मिल जाती है, इसलिए इसका बहुत महत्व है, क्योंकि ये सारी जानकारी एक गृहिणी के लिए बहुत ज़रूरी है और इसलिए ये गृह विज्ञान की छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। नंबर 2 है भोजन और पोषण संबंधी ज्ञान में महत्वपूर्ण। गृह विज्ञान के अंतर्गत जो है, भोजन के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। शरीर के संबंधी जो ज्ञान दिया जाता है वो एक बालक सभी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गृहिणी को स्वास्थ्यवर्धक भोजन सबके लिए बनाना होता है, तो उसको स्वास्थ्यवर्धक भोजन, पोषण युक्त भोजन की जानकारी होनी चाहिए। इसके अंतर्गत दी जाती है सीमित आय में स्वास्थ्यवर्धक भोजन कैसे बनाया जाए, और जो है पौष्टिक तरीके से भोजन को कैसे बनाया जाए, कैसे पकाया जाए जिससे उसकी पौष्टिकता बनी रहे, इसका ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारा ज्ञान इस गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत दिया जाता है, जिससे कि वह अपने परिवार के, अपने बच्चों का और स्वयं का शारीरिक और मानसिक विकास में जो है सहयोगी हो सकती है, और जो है पोषण का ध्यान रख सकती है। तो ये सारी जानकारी गृह विज्ञान विषय में दी जाती है, जो कि ये व्यवहारिक ज्ञान गृह विज्ञान की बालिकाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नंबर 3 है आर्थिक नियोजन ज्ञान महत्वपूर्ण। आर्थिक नियोजन ज्ञान में महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत जो है, ये गृह विज्ञान विषय इस क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गृहिणियों को खर्चे, अपना बजट बनाना होता है, अपना घर का हिसाब किताब रखना होता है, और उसको बचत भी करनी होती है। तो इसलिए उसको बजट कैसे बनाना, एक उत्तम बजट कैसे बनाना है, वह अपने जितनी आय है उसके अंतर्गत ही अपने खर्चों को व्यवस्थित करना है, उसके अंतर्गत अपनी बचत भी करनी है, और बचत को संभाल के रखना भी है। बचत के कौन कौन साधन है, इसका जानकारी भी इसके अंतर्गत दी जाती है, इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 4 है स्वास्थ्य एवं शरीर संबंधी ज्ञान में सहायक। स्वास्थ्य एवं शरीर संबंधी ज्ञान में सहायक है गृह विज्ञान, इसमें भी सहायक है, क्योंकि इसके अंतर्गत व्यक्तिगत सफाई के बारे में, व्यायाम के बारे में, विश्राम के बारे में, इसके जो नियम हैं, उसके जो लाभ हैं, इसका ज्ञान कराया जाता है। क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है, तो स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखें, उत्तम स्वास्थ्य के क्या लक्षण होते हैं, उत्तम स्वास्थ्य को कैसे बनाए रख सकते हैं, और अपने घर के सभी सदस्यों का कैसे ध्यान रख सकते हैं, इसकी जानकारी भी गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत दी जाती है। तो इसलिए भी ये इस क्षेत्र में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 5 है मातृ कला एवं शिशु कल्याण का ज्ञान। बालिकाओं को गृह विज्ञान के अंतर्गत मातृ कला और शिशु कल्याण का भी व्यवस्थित और वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया जाता है, क्योंकि आज की जो छात्राएं हैं वही कल की भावी माताएं होती हैं, इसलिए उनको मातृ कला और शिशु कल्याण का समुचित ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये ज्ञान उनको, जब ये ज्ञान होगा कि मातृ कला के जो गर्भावस्था में कौन से लक्षण होते हैं, या और उसमें कैसे देखभाल करनी है, कौन कौन से पोषक तत्वों को बढ़ाना है, ये सभी जानकारी होगी, तो इससे उनका जीवन में जो समस्याएं आती हैं उनसे वो निपट सकती हैं। और शिशु कल्याण के अंतर्गत बच्चों को कैसे देखभाल करनी है, उनके पोषण का, उनके विकास का क्या ध्यान रखना है, उनके क्या क्या लक्षण होते हैं, इसका समुचित ज्ञान प्राप्त करना उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि वो इस क्षेत्र में आने वाली जो समस्याएं होती हैं उनको अपने विवेकपूर्ण ढंग से जो है उसका सामना कर सकती हैं और निपट सकती हैं। इसलिए भी ये गृह विज्ञान का बहुत महत्व हो जाता है। नंबर 6 है प्राथमिक चिकित्सा के ज्ञान में महत्वपूर्ण। प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान भी गृह विज्ञान के अंतर्गत दिया जाता है, उसका सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक घर परिवार में समय समय पर कई आकस्मिक दुर्घटनाएं हो जाती हैं, या तो गृहिणियाँ घबरा जाती हैं। लेकिन अगर गृहिणी को ये सारा ज्ञान होगा, प्राथमिक चिकित्सा कैसे करनी है, गृह परिचर्या के बारे में ज्ञान होगा, या घरेलू औषधियों के बारे में भी ज्ञान होगा, तो वो अपनी सूझबूझ से उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की
सहायता कर सकती है, उसका जीवन बचा सकती है, उसको बीमार होने से बचा सकती है, और अगर बीमार होता है तो उसकी परिचर्या भी कर सकती है, उसकी देखभाल कर सकती है। तो ये ज्ञान उसके भावी जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण सिद्ध होता है, इसलिए भी गृह विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 7 है वस्तुओं के रखरखाव के ज्ञान में महत्वपूर्ण। वस्तुओं नहीं, यहाँ पर वस्त्र होना चाहिए, वस्त्रों के रखरखाव के ज्ञान में महत्वपूर्ण। तो गृह विज्ञान के अंतर्गत बालिकाओं को वस्त्रों का कैसे रखरखाव करना है, उसकी देखभाल कैसे करनी है, उसकी धुलाई करना, उसकी सफाई करना, उसकी कटाई करना, सिलाई करना, बुनाई करना, वस्त्रों को प्रेस करना, तो इन सभी के बारे में समुचित ज्ञान प्रदान किया जाता है, क्योंकि एक गृहिणी को ये सभी कार्य अपने घर के अंदर करने होते हैं, अपने जीवन में करने होते हैं। ये ज्ञान उसको जीवन भर उपयोगी होता है, लाभदायक होता है। और यदि उसको समुचित ज्ञान होगा कि किस प्रकार के कपड़े को, कॉटन को कैसे रखना है, रेशम के कपड़े को कैसे धुलना है, कैसे उसकी देखभाल करनी है, उन्हीं कपड़ों को कैसे धुलना है, कैसे देखभाल करनी है, नील कैसे लगानी है, तो ये सारी जानकारी होगी तो वो अपने घर के वस्त्रों को उचित रखरखाव कर रख सकेगी और इससे जीवन आसान बनेगा। नंबर 8 है शारीरिक श्रम एवं सामाजिक कार्यों के ज्ञान में महत्वपूर्ण। शारीरिक श्रम एवं सामाजिक कार्यों के ज्ञान में महत्वपूर्ण भी है ये, क्योंकि एक और जहाँ पर घर परिवार के बारे में उपयोगी ज्ञान प्रदान किया जाता है, वहीं पर वो गृहिणी को, बालिकाओं को सामाजिक कार्यों के लिए भी प्रेरित किया जाता है। उनके अंदर सामाजिक उत्थान की भावना जागृत की जाती है, जिससे कि वह अपने स्वयं के साथ साथ परिवार के और सामाजिक कार्यों में भी जो है करने में संकोच ना करें और दूसरों की सहायता करें, अच्छे गुणों का विकास होता है। नंबर 9 है गृह प्रबंध तथा अर्थव्यवस्था का महत्व। गृह प्रबंध, क्योंकि गृह प्रबंध एक बहुत ही व्यापक विषय है, इसके अंतर्गत संपूर्ण घर की सज्जा, घर की बनावट, घर की व्यवस्था करना, घर को सजाना, कीड़े मकोड़ों से सुरक्षा करना, उसके अंतर्गत जो आधुनिक उपकरण आते हैं उनका प्रयोग करना, पारिवारिक बजट बनाना, बचत करना, धन व्यवस्थापन जो है, गृह व्यवस्थापन, आपका समय व्यवस्थापन, ये सारे व्यवस्थापनों के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो ये ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए गृह विज्ञान का बहुत महत्व है। नंबर 10 है क्रय विक्रय तथा बचत संबंधी ज्ञान महत्वपूर्ण। नंबर 10 है क्रय विक्रय तथा बचत संबंधी ज्ञान में महत्वपूर्ण। गृह विज्ञान के अंतर्गत क्रय विक्रय के संबंध में भी ज्ञान प्रदान किया जाता है, व्यवहारिक सुझाव दिए जाते हैं, व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है, जिससे कि गृहिणी को वस्तुएं खरीदने में मितव्ययता का ज्ञान होता है, सूझबूझ से वस्तुओं को खरीद सकती हैं, अपनी बचत भी कर सकती हैं। और जो बचत के जो साधन होते हैं जैसे बैंक, डाकघर, जीवन बीमा, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिससे कि वो अपने बचत के जो धन है उसका सही से उचित व्यवस्थापन कर सकती हैं, उचित मैनेजमेंट कर सकती हैं। तो इस तरीके से बाजार के बारे में, क्रय विक्रय के बारे में, बचत के बारे में, बचत के साधनों के बारे में ये सारी जानकारी गृह विज्ञान के अंतर्गत दी जाती है। इसलिए भी गृह विज्ञान की बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान का बहुत महत्व है, सभी के लिए बहुत ही महत्व है। नंबर 11 है परिवार के अन्य सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण। गृह विज्ञान का विषय न केवल बालिकाओं के लिए, और आजकल तो बालक भी पढ़ते हैं, तो बालक और बालिकाओं के लिए केवल गृह विज्ञान की जो छात्राएं हैं, छात्र हैं, उनके लिए ही उपयोगी नहीं होता है, बल्कि पूरे परिवार के लिए उपयोगी होता है। क्योंकि गृह विज्ञान के अंतर्गत आपके शरीर विज्ञान के बारे में जानकारी दी जाती है, आपकी समय व्यवस्थापन, आपके बचत के बारे में, आपके धन व्यवस्थापन के बारे में, नाट्य कला के बारे में, प्राथमिक चिकित्सा के बारे में, वस्त्रों की रखरखाव के बारे में, समय की बचत के बारे में, और आर्थिक नियोजन के बारे में, गृह प्रबंध के बारे में, बाजार के बारे में, ये सारी जानकारी समस्त क्षेत्रों को इसमें समाहित किया गया है, सभी की जानकारी दी जाती है। इसलिए ये जो है परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी बहुत ज़रूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस घर में गृह विज्ञान की छात्रा पहुँचेगी वह अपने सूझबूझ से सभी के उत्तम पोषण का ध्यान रखेगी, उत्तम स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी, रोगी की उत्तम देखभाल कर सकेगी और भोजन व्यवस्था अच्छे से कर सकेगी, सभी अपने जो है एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकती है और पूरे परिवार को खुशहाल रख सकती है। तो इसलिए गृह विज्ञान न केवल समय और श्रम की बचत में महत्वपूर्ण होता है, भोजन और पोषण संबंधी ज्ञान में महत्वपूर्ण होता है, पारिवारिक आर्थिक नियोजन ज्ञान में महत्वपूर्ण होता है, स्वास्थ्य एवं शारीरिक संबंधी ज्ञान में महत्वपूर्ण होता है, नृत्य कला एवं शिशु कल्याण के ज्ञान में महत्वपूर्ण होता है, प्राथमिक चिकित्सा के ज्ञान में महत्वपूर्ण होता है, वस्त्रों के रखरखाव के ज्ञान में महत्वपूर्ण होता है, शारीरिक श्रम और सामाजिक कार्यों के ज्ञान में महत्वपूर्ण होता है, गृह प्रबंध तथा अर्थव्यवस्था के ज्ञान में महत्वपूर्ण होता है, क्रय विक्रय तथा बचत संबंधी ज्ञान में महत्वपूर्ण होता है, बल्कि ये पूरे परिवार के लिए महत्वपूर्ण होता है, परिवार के सभी सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि गृह विज्ञान जो है
एक व्यापक विषय है। इसके अंतर्गत आपका साइंस, आपका गृह गणित यानी मैथ, आपका जो है कंज्यूमर इकोनॉमिक्स से आपकी अर्थव्यवस्था, सब के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। इसलिए गृह विज्ञान एक व्यापक विषय है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस तरीके से हमने देखा आज हमने देखा अपने इस वीडियो में गृह विज्ञान के तत्वों के बारे में कि गृह विज्ञान के 3 तत्व होते हैं, नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। और गृह विज्ञान के क्षेत्रों को देखा। इसके अंतर्गत गृह विज्ञान के क्षेत्र होते हैं गृह प्रबंधन एवं गृह कला, आहार एवं पोषण विज्ञान, वस्त्र विज्ञान एवं परिधान, शरीर विज्ञान एवं स्वास्थ्य रक्षा, जीवाणु विज्ञान, प्राथमिक चिकित्सा तथा गृह परिचर्या, मातृ कला तथा शिशु कल्याण, गृह गणित और बाल विकास और पारिवारिक संबंध। इसके बाद हमने देखा गृह विज्ञान के उद्देश्यों के बारे में जाना और इसके बाद गृह विज्ञान के महत्व को जाना। तो अब हम देखते हैं गृह विज्ञान एक रोजगार परक विषय के रूप में, क्योंकि गृह विज्ञान का उद्देश्य स्त्रियों को, बालिकाओं को, छात्रों को शिक्षित करना ही नहीं बल्कि उन्हें रोजगार के नए अवसर प्रदान करना और आत्मनिर्भर बनाना भी है। तो गृह विज्ञान लड़के और लड़कियों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार दिलाता है, जिसके विवरण यहाँ पर दिए जा रहे हैं। यहाँ पर जो है कुछ रोजगार दिए गए हैं गृह विज्ञान के क्षेत्र के, गृह विज्ञान शिक्षण क्षेत्र के अंदर के रोजगार, और कुछ यहाँ पर दिए गए हैं गृह विज्ञान क्षेत्र के बाहर के रोजगार। चलिए हम उनको देखते हैं। नंबर 1 है शिक्षिका के रूप में। तो गृह विज्ञान की जो छात्राएं होती हैं वह गृह विज्ञान की शिक्षिका के रूप में भी जो रोजगार कर सकती हैं, जैसे कि प्राइमरी टीचर बन सकती हैं, जूनियर की टीचर बन सकती हैं। आप गृह विज्ञान का TGT एग्ज़ाम देकर गृह विज्ञान सहायक शिक्षिका के रूप में जॉब कर सकती हैं। PGT एग्ज़ाम देकर आप प्रवक्ता बन सकती हैं, LT ग्रेड में जा सकती हैं, डायरेक्ट लेक्चरर बन सकती हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकती हैं और प्रोफेसर बन सकती हैं। तो प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय तक, प्राथमिक शिक्षिका से लेकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तक की आप इसमें कोई भी जॉब कर सकती हैं। इसका बहुत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा स्कोप है। दूसरा है अनुसंधान सहायिका के रूप में। तो आप रिसर्च क्षेत्र में जो है अनुसंधान के क्षेत्र में भी एक जॉब कर सकती हैं, अनुसंधान सहायिका के पोस्ट पर जाकर वहाँ जॉब कर सकती हैं। तीसरा है डायटीशियन के रूप में, क्योंकि गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत डायटेटिक्स पढ़ाया जाता है, रोग परिचर्या के बारे में पढ़ाया जाता है, रोगी को कैसा आहार दिया जाता है उसके बारे में पढ़ाया जाता है। तो समस्त अस्पतालों में डायटीशियन की पोस्ट निकलती है, तो डायटीशियन के रूप में भी जॉब कर सकते हैं। नंबर 4 है नर्सरी स्कूल सहायक संचालिका के रूप में, क्योंकि गृह विज्ञान के अंतर्गत बाल विकास का ज्ञान कराया जाता है, इसलिए जो है इस ज्ञान के आधार पर जो है नर्सरी स्कूल संचालिका के रूप में भी जॉब कर सकती हैं, नर्सरी स्कूल का संचालन कर सकती हैं। इसके अलावा बाल शिक्षा के क्षेत्र में भी जॉब कर सकती हैं, जैसे कि आंगनवाड़ी में जॉब निकलती हैं, बालवाड़ी है, इस आंगनवाड़ी में जो है सुपरवाइज़र की पोस्ट निकलती है। वहाँ पर गृह विज्ञान विषय की छात्राओं को जो है प्रेफरेंस दिया जाता है और स्पेशली गृह विज्ञान विषय की छात्राओं के लिए पोस्ट निकलती हैं। तो ये गृह विज्ञान की छात्राएं शिक्षिका के रूप में जॉब कर सकती हैं, अनुसंधान सहायिका के रूप में जॉब कर सकती हैं, डायटीशियन के रूप में जॉब कर सकती हैं, नर्सरी स्कूल संचालिका के रूप में जॉब कर सकती हैं, बाल शिक्षा के क्षेत्र में भी जॉब कर सकती हैं। तो इतने सारे गृह विज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत जॉब हैं, रोजगार पा सकती हैं। अब हम देखते हैं गृह विज्ञान शिक्षण क्षेत्र के बाहर कौन कौन से रोजगार हैं। तो यहाँ पर जो है अन्य क्षेत्र दिए गए हैं। तो अन्य व्यवसाय में अपने जो है गृह विज्ञान की छात्राओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई के बारे में जो है जानकारी दी जाती है, तो वो अपने घर पर सिलाई कर सकती हैं, बुनाई कर सकती हैं, कढ़ाई कर सकती हैं अपने घर पर, या छोटा सा लघु उद्योग शुरू कर सकती हैं। तो ये सारे कार्य अन्य व्यवसायों के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है लेखिका तथा पत्रकार के रूप में। तो एक शिक्षित जो है छात्रा होती है, बालिका होती है, महिला होती है, वह लेखिका के रूप में भी और पत्रकार के रूप में जॉब कर सकती हैं। दूसरा है रेडियो और टीवी कलाकार के रूप में जॉब कर सकती हैं। ड्रेस डिज़ाइनर के रूप में भी जॉब कर सकती हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत वस्त्र विज्ञान और सिलाई कढ़ाई के बारे में भी ज्ञान कराया जाता है। तो अपना बुटीक खोल सकती हैं या ड्रेस डिज़ाइनर के रूप में किसी के अंडर में जॉब कर सकती हैं। इसके अलावा आंतरिक सज्जाकार के रूप में जॉब कर सकती हैं। आजकल इंटीरियर डेकोरेटर की बहुत डिमांड रहती है, तो इंटीरियर डेकोरेटर के रूप में भी जॉब कर सकती हैं। और गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ती के रूप में भी जॉब कर सकती हैं, क्योंकि गृह विज्ञान विषय में प्रसार शिक्षा भी एक क्षेत्र है, एक
विषय पढ़ाया जाता है तो प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में प्रसार कार्यकर्ता के रूप में जॉब कर सकती हैं या सुपरवाइज़र के रूप में जॉब कर सकती हैं। तो इस तरीके से गृह विज्ञान एक व्यापक विषय है और इसके जो है स्कोप बहुत खुला हुआ है और इसके क्षेत्र बहुत खुले हुए हैं और विभिन्न क्षेत्रों में गृह विज्ञान विषय की छात्राएँ जो है जॉब कर सकती हैं, रोज़गार पा सकती हैं। तो इस तरीके से हमने विभिन्न रोज़गारों के बारे में जाना। यहाँ पर बाल शिक्षा के क्षेत्र में कर सकती हैं जॉब, नर्सरी स्कूल संचारिका के रूप में जॉब कर सकती हैं, डायटीशियन के रूप में जॉब कर सकती हैं, अनुसंधान सहायिका के रूप में जॉब कर सकती हैं, शिक्षिका के रूप में जॉब कर सकती हैं, गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्मी के रूप में जॉब कर सकती हैं, आंतरिक सज्जाकार के रूप में भी अपना कार्य कर सकती हैं, ड्रेस डिजाइनर के रूप में भी कार्य कर सकती हैं, रेडियो और टीवी कलाकार के रूप में कार्य कर सकती हैं और लेखिका और पत्रकार भी बन सकती हैं और अन्य व्यवसाय के अंतर्गत अपना लघु उद्योग आदि भी कर सकती हैं। तो इस तरीके से इसका बहुत ही जो है व्यापक स्कोप है और गृह विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको ये जानकारी बहुत लाभदायक लगी हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको जब भी जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।